नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सभी के बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है और हम बात करते हैं हिंदी के विषय वस्तु की। खासतौर पर ऐसे छात्रों के लिए जो बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर की बात कर ले, 6 to 8 लेवल की बात कर ले, टीजीटी या फिर पीजीटी लेवल की बात कर ले, हर एक विद्यार्थी को हिंदी के विषय वस्तु का यानी कि हिंदी के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। जिन हिंदी के प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा परीक्षा में, उसके लिए हम आपको पूरी तरह से पहले ही तैयार करके तब आपको भेजते हैं। ऐसे में हम आप सबके लिए चला रहे हैं सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत आज एपिसोड नंबर 18 होगा। इससे पहले हम 17 एपिसोड कर चुके, 17 क्लासेस आपको उपलब्ध करा चुके हैं सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत, और हर एक क्लास में हम 30 प्रश्न की बात करते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन सीरीज के वीडियो संख्या 18 को शुरू करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें, आप सभी को बता दें कि अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीआरई 4.0 के अंतर्गत आप शिक्षक बनना चाहते हैं और ऑफलाइन कक्षाएं ढूंढ रहे हैं, तो आपको द ऑफिसर्स एकेडमी से बेहतर कक्षाएं कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर आप द ऑफिसर्स एकेडमी की ही कक्षाएं ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अंतिम ऑफलाइन बैच हमारा शुरू हो चुका है, जो कि 20 तारीख से शुरू हुआ है। तो अभी ज्यादा कक्षाएं हुई नहीं है, इसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए, 9341644295 पे संपर्क कर लीजिए और अपना प्रवेश सुनिश्चित कराइए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। जी हाँ, सेशन की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर, इनमें से कौन सा स्वर संवृत दिया गया है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत होता है। क्या होता है, इनमें से कौन सा स्वर आपका संवृत होता है। तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि संवृत क्या होता है, विवृत क्या होता है, अर्ध संवृत क्या होता है, अर्ध विवृत क्या होता है। तो हमने आपसे कहा कि जब मुख के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर या बंद होने के आधार पर हम स्वरों का विभाजन करेंगे, तो वो हमारे संवृत और विवृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 1 में आपसे कहा जाए कि इसमें से कौन सा स्वर है जो कि आपका संवृत दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपका ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई जो दिया गया है यह आपका संवृत है। क्या है, यह आपका संवृत है। ई जो है, ई आपका क्या है, यह आपका संवृत है, याद रखिएगा। ऐसे में 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। एक बार मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद कर दूं कि पीछे जितने भी वीडियोस हमारी हुई हैं उनको आप सबने बहुत ढेर सारा स्नेह सहयोग दिया है, अपना साथ दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद है। आगे भी आप अपना स्नेह सहयोग और साथ ऐसे ही द ऑफिसर्स एकेडमी और अपनी इस कक्षा के साथ बनाए रखिएगा। प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास हमारी संस्था द ऑफिसर्स एकेडमी आप सभी के लिए जरूर करती रहेगी। आइए बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। कह रहे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, किसका, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए। जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए तो वहां पे कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई वाक्य अर्थ के दृष्टिकोण से पूरा हो जाए, यानी कि विचारों के तार टूट जाएं, विचारों के तार टूट जाएं और आपकी अपनी बात पूरी हो जाए, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, वहां पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। वहां क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। तो याद रखिए पहले विकल्प में आपका क्या होगा, पहले विकल्प में आपका पूर्ण विराम होगा। भाई ए वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। दूसरा का, जहां कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो आप जानते हैं कि जहां कोई प्रश्न पूछा गया होता है वहां हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं। और यह चिन्ह क्या कहलाता है, यह चिन्ह आपका प्रश्नवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है, यह चिन्ह आपका प्रश्नवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है, यह चिन्ह आपका प्रश्नवाचक कहलाता है। फिर देखिए तीसरा कह रहे हैं, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सी विकल्प सही होगा। जब किसी के कथन को बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से जस का तस उद्धृत कर दिया जाए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर इस वाक्य को कहा जाए तो यह है, यह सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। और जब आप इसको लिखेंगे तो इस पे आप, जिसको डबल इन्वर्टेड कामा आप कहते हैं, हम इस वाले का प्रयोग करेंगे और यही हमारा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं ना। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या होगा आपका, 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा। आइए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करें, 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। और प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है कि इसमें से आपको क्या बताना, इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है।
क्या करना है आपको, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब देखो पहला लिखा गया सोचनीय है, भास्कर है, ज्योत्सना है, वांग्मय है। आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है, यह आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से किसकी वर्तनी जो है वह आपकी अशुद्ध लिखी गई है। तो उत्तर भी आने आप लोगों के शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि आपके उत्तर जो है ना वो वैरी कर रहे हैं। वैरी करने का मतलब ये है कि कोई ए विकल्प कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी डी कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां ध्यान दीजिए, सोचनीय बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सोचनीय आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर आप सोचते हैं कि हम सोचनीय ऐसे लिखते हैं तो आपका यह जो सोचनीय है ये क्या है, ये गलत है, यह सोचनीय आपका सही है। बात करें हम ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना आपका सही लिखा गया है। ज्योत्सना लिखने में आपका आधा ज है, फिर यहाँ ओ की मात्रा है, आधा त है, आधा दंती सा है, और फिर ना पर आ की मात्रा है। ज्योत्सना भी आपका सही लिखा गया है। और वांग्मय की अगर बात करेंगे तो वांग्मय भी आपका सही लिखा गया है। गलत लिखा गया तो आपका भास्कर लिखा गया है, यह भास्कर आपका गलत है। भास्कर कैसे लिखा जाएगा, जब भास्कर लिखेंगे तो यह आपका भास्कर में आधा दंती सा का प्रयोग करेंगे, ये आपका सही होगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका बी विकल्प हो जाएगा। इसमें भास्कर आपका अशुद्ध लिखा गया है। क्या, भास्कर आपका अशुद्ध लिखा गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, भास्कर क्या है तो आप जानते हैं भास्कर जो है ये सूर्य का पर्याय है। क्या है, ये सूर्य का पर्याय है। पर्याय होने का मतलब है कि सूर्य का ये पर्यायवाची है। कहते हैं ना भगवान भास्कर, तो भास्कर का मतलब क्या है, आदित्य होता है, सूर्य होता है, भानु होता है। ठीक है ना, जी हाँ। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाए। आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो आप जानते हैं कि संधि का जो शब्द होता है, संधि के शब्द को अलग अलग करना, वह आपका संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि का जो शब्द होता है, संधि के शब्द को अगर हम अलग अलग करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, संधि के शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, याद रखिएगा कि संधि के शब्द को अलग अलग करना आपका संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि के शब्द को अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अब शब्द दिया गया पुष्पांजलि। क्या दिया गया है, शब्द दिया गया आपका पुष्पांजलि दिया गया है। जब इसका विच्छेद करने जाएंगे, जब आप इसका विच्छेद करने जाएंगे कि इसको अलग अलग करने जाएंगे तो आपको 2 शब्द मिलेगा। एक आपको मिलेगा पुष्प और दूसरा आपको मिलेगा अंजलि मिलेगा। क्या मिलेगा, अंजलि मिलेगा। पुष्प और अंजलि, ये 2 आपको शब्द मिलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो पुष्प है ना, मैं आपको बताऊं तो जो शब्द हमारा पुष्प है, पुष्प का मतलब फूल होता है। इसमें देखो पुष्प में आपको क्या मिलेगा, पुष्प में आधा पा और आ मिलता है। क्या मिलता है, आधा पा और आ मिलता है। इसको जोड़ करेंगे आप आ के साथ करेंगे। किसके साथ, आ के साथ करेंगे। लेकिन आ के बाद क्या है, आ पर इस पे अनुस्वार लगा। आ के बाद क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अनुस्वार लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, पा में आ है और ये आ, ये दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा, ये दोनों जुड़ करके आपका दीर्घ आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। यहां से आप देखेंगे आधा पा पर छोटा की मात्रा और आधा सा। ठीक है, और पा आधा था, आधा पा भी आपका है, आधा पा भी आपका है और आ की मात्रा। उसके बाद फिर जली आपका पीछे है। तो वैसे तो शब्द ये है, लेकिन हम इसको और व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये जो आ दीर्घ आ है ये पा के साथ मिल जाएगा, ये पा आपका पूरा हो जाएगा। तो पुष्प हो जाएगा आ की मात्रा, क्योंकि यहां पर अनुस्वार था तो अनुस्वार की मात्रा चढ़ा देंगे हम और बन जाएगा हमारा पुष्पांजलि बन जाएगा। तो पुष्प और अंजलि इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे में 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, 4 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है वाचस्पति। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। चलिए बताइए, एक शब्द दिया गया वाचस्पति। वाचस्पति का अर्थ, माफ कीजिएगा, आपसे पूछा गया कि वाचस्पति के समास का समस्त पद होता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए कौन सा पद है, किस समास का पद है। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का मतलब होता है कि जब आप इसका विग्रह करेंगे
जब समास का विग्रह करेंगे तो आपको का की के मिलता है। क्या मिलता है? का की के आपको विभक्ति चिन्ह मिलता है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप तत्पुरुष समास में और संबंध तत्पुरुष में होते हैं तो आपको का की के विभक्ति चिन्ह मिलता है विग्रह करने पर। लेकिन यहां पर वाचस्पति को आप विग्रह कीजिएगा तो वाचस्पति का विग्रह आपका नहीं बन पाएगा। वाचस्पति का जब आप विग्रह कीजिएगा ना तो वाचस्पति का विग्रह आपको मिलेगा नहीं। मतलब ये कि उसमें कोई विभक्ति चिन्ह आपको बीच में नहीं दिखेगी। फिर कह रहे बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में आप जानते हैं कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? आपको यहां पर कोई अन्य पद प्रधान दिखाई पड़ेगा, यानी कि ना तो पहला पद प्रधान होगा और ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, दोनों को छोड़ करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जब दोनों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है ना तो वहां पर आपका बहुव्रीहि होता है। नन तत्पुरुष की बात कर लें और अलुक तत्पुरुष की बात कर लें तो नए तत्पुरुष वो होता है जिसमें आपका नकारात्मकता का बोध होता है, उसको हम नए तत्पुरुष कहते हैं। लेकिन अलुक तत्पुरुष क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अलुक तत्पुरुष का मतलब होता है कि जिसमें कोई विभक्ति चिन्ह ना दिखाई पड़े, जिसमें कोई विभक्ति चिन्ह विग्रह करने के बाद आपको कोई विभक्ति चिन्ह ना दिखाई पड़े, वह आपका अलुक तत्पुरुष होता है। तो वाचस्पति जो ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है, वाचस्पति का मतलब होता है जो वचन का देवता हो, है ना, जो वाणी का देवता हो एक प्रकार से। या कुछ लोग इसके विषय में बृहस्पति, भगवान बृहस्पति को भी वाचस्पति कहते हैं। लेकिन वाचस्पति में अगर हमसे पूछेगा समास तो कहलाएगा आपका अलुक तत्पुरुष। ऐसे 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प होगा। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तिलक किस प्रकार का शब्द है? बताइए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो कल भी मैंने आप सबको बताया था और याद दिला दूं, एक बार आप सबको याद दिला दूं कि उत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर? अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, तो कल हमने आपसे कहा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर बेटा शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, एक को हम कहते हैं तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। कल भी बताया था। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम तद्भव कहते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज। और बच्चे एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। विदेशी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। तो तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। अब दिया गया तिलक, तो तिलक क्या है? ध्यान रखिए, तिलक एक तत्सम शब्द है। क्या है? तिलक एक तत्सम शब्द है। और तिलक का जो तद्भव होता है वो होता है टीका। क्या होता है? टीका जो है एक आपका तद्भव शब्द है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। टीका क्या एक तद्भव शब्द है और तिलक जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तिलक जो तत्सम है और टीका क्या है? तद्भव है। ऐसे में 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है। कह रहे अनुरक्ति का विलोम बताना है। तो विलोम का मतलब होता है, विलोम का मतलब होता है बच्चे उल्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत अर्थ। क्या होता है? उल्टा या विपरीत अर्थ। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत अर्थ। अब उल्टा या विपरीत अर्थ क्या होता है? अगर इसके विषय में पूछा जाए कि उल्टा या विपरीत अर्थ क्या होता है, तो देखो यहां दिया गया है अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि आपका किसी के साथ लगाव हो जाता है। अनुरक्ति का मतलब होता है लगाव हो जाना या प्रेम हो जाना। अनुरक्ति का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है लगाव हो जाना। क्या हो जाना? लगाव होना। तो अनुरक्ति अगर लगाव होना है तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? इसका विपरीत अर्थ यानी कि इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अनुरक्ति का विलोम हो जाता है आपका विरक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं अलगाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अलगाव कहते हैं। या आप सामान्य शब्दों में कहा जाए तो इसको हम कहते हैं मोह भंग कहते हैं। विरक्ति का मतलब क्या है? कि मोह क्या हो गया? भंग हो गया, ठीक है। मोह क्या हो गया? भंग हो गया। आदर भाव अगर कहीं लिखा गया, आदर भाव लिखा गया है, तो आदर भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर भाव का विलोम आपका जो है क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? बताएंगे सभी लोग क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगले प्रश्न की बात किया तो एक बार सब लोग कमेंट करेंगे और बताया मुझे। इसके बाद अगले प्रश्न पे आया जाए। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर आते हैं। कह रहे कमल का पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है? कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। कल भी हमने आपसे कमल का एक पर्यायवाची पूछा था, आज पुनः आपसे हम कमल का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? कमल का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। तो पर्यायवाची का मतलब है कि शब्द बदल जाएगा, शब्द बदल देगा, शब्द अलग होगा लेकिन अर्थ वही होगा। शब्द अलग होगा
लेकिन अर्थ आपका वही होगा, अर्थ आपका वही रह जाएगा। इस प्रकार की चीजों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं, कि शब्द आपका बदल जाएगा लेकिन अर्थ आपको वही अर्थ देगा, मतलब उसका वही निकलेगा। ध्यान रखिएगा, आप कह रहे हैं अंबर कह रहे हैं, दिनकर कह रहे हैं, नीरज कह रहे हैं, पुष्प कह रहे हैं, तो पुष्प की पर्यायवाची होता फूल होता है। क्या होता है, फूल होता है, सुमन होता है ना, इसके कई सारे पर्यायवाची होते हैं, फूल, सुमन, पुष्प, ये सब पर्यायवाची हैं। अंबर की बात करें तो अंबर का मतलब आकाश होता है। क्या होता है, आकाश होता है, नभ होता है। क्या होता है, नभ होता है। गगन होता है। क्या होता है, गगन होता है। व्योम होता है। क्या होता है, व्योम होता है। दिनकर की बात करें तो दिनकर का अर्थ होता है सूर्य होता है। दिनकर का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य होता है। भानु होता है, भानु होता है, उदित होता है। दिनकर, दिवाकर आपका होता है, दिवाकर होता है। और अभी एक और हम लोगों ने कुछ प्रयोग किया था, सूर्य, भानु, भास्कर होता है, भास्कर होता है आपका। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची होते हैं। अब बचा है कमल का, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची आपका, कमल का पर्यायवाची आपका नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। तो ऐसे में 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। क्या, 8 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, है ना, सभी को क्लियर है, एक बार बताइएगा सभी लोग। फिर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात करने के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये इतना क्लियर है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न संख्या 9 होगा हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, बताइएगा, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न होगा वह होगा प्रश्न संख्या 9 होगा। कह रहे जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने को आता है। क्या आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने के लिए आता है। कह रहे जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। एक कह रहा है कि अलभ्य, अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंघ्य। बताइए जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे आप क्या कहेंगे, यह आपको बताना है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो वह क्या कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो वह आपका दुर्लभ कहलाएगा। अलभ्य का मतलब है जो प्राप्त करने योग्य ना हो, जो प्राप्त करने योग्य ना हो, ठीक है ना, जिसको प्राप्त ना कर पाए, जिसको आप प्राप्त ना कर पाए। कई बार उसको अप्राप्य भी कहा जाता है, अप्राप्य भी कहते हैं, लेकिन कई बार अलभ्य मतलब जो लाभकारी या हितकारी ना हो, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, अलभ्य का मतलब जो लाभकारी ना हो, जो लाभकारी ना हो, वो आपका लाभकारी ना हो, जो आपका लाभकारी ना हो वो आपका अलभ्य बन जाएगा। सुलभ जो आसानी से, जो आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो। जैसे आप शहर में जाते हैं, किसी शहर में आप जाएंगे और सुबह का समय है तो आप फिर ढूंढते हैं ना कि सुलभ वाली व्यवस्था कहीं मिल जाए। क्या ढूंढते हैं, सुलभ वाली व्यवस्था ढूंढते हैं। तो सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो, दुर्लभ का मतलब जो आपका मुश्किल से प्राप्त हो या जो आसानी से प्राप्त ना हो। अलंघ्य का मतलब जो लांघने योग्य ना हो, जो लांघने योग्य नहीं है, जो लांघने योग्य नहीं है वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका अलंघ्य कहलाएगा। ठीक है ना। आइए तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। अब बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। और प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से कोई सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। क्या है, इसमें से कोई एक ऐसा शब्द है जो अंबर का अनेकार्थी है। और अंबर का अनेकार्थी क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि सर बताइए कि अंबर का अनेकार्थी क्या है। तो जो विकल्प दिए गए उसमें एक कह रहा है गगन कह रहा है। क्या कह रहा है, गगन कह रहा है। एक पृथ्वी कह रहा है। तो पृथ्वी का क्या होता है, धरा होता है। क्या होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाएगा तो धरा होता है, धरा होता है, वसुधा होता है। क्या होता है, धरा होता है, वसुधा होता है। ये सब इसका पर्याय के तौर पे होता है। चंद्रमा की बात करें तो हम सब जानते हैं इंदु होता है, इंदु होता है ना, निशाकर होता है,
इंदु होता है, निशाकर होता है, ध्यान रखिएगा, इंदु होता है, निशाकर होता है, क्या होता है, निशाकर होता है। वायु की बात कर लें तो पवन होता है, क्या होता है, पवन होता है, समीर होता है ना। लेकिन गगन की बात करें तो गगन, अंबर का क्या होता है, गगन होता है, अंबर का क्या होता है, गगन होता है। अब अंबर शब्द जो, ध्यान दीजिएगा, ये अंबर अनेकार्थी है। अनेकार्थी क्या है, अनेकार्थी का मतलब ये कि अंबर शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, अंबर के दो अर्थ निकलते हैं, क्या है, अंबर के दो अर्थ निकलते हैं, इसीलिए अंबर को अनेकार्थी के तौर पर प्रयोग किया गया है। ये सब तो इसके पर्यायवाची वाली श्रेणी, ये सब क्या है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, क्या है, पर्यायवाची हैं। लेकिन अनेकार्थी होने का मतलब है कि शब्द वही होगा लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकल जाएंगे, शब्द वही होगा लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अंबर जो अनेकार्थी है ना, तो एक अंबर का अर्थ होता है भैया आपका, एक अंबर का अर्थ होता है आपका आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है या गगन होता है, जो कि यहाँ विकल्प में दिया गया। एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र होता है, क्या होता है, वस्त्र होता है, इसलिए अंबर शब्द क्या है, इसलिए आपका अंबर शब्द अनेकार्थी है, ये ध्यान रखिएगा। अंबर शब्द कैसा है, तो आप बताइए सर अंबर शब्द अनेकार्थी है, क्योंकि अंबर के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, क्या होते हैं, अंबर के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अंबर का अर्थ होता है आकाश होता है, गगन होता है, और अंबर का ही अर्थ क्या होता है, वस्त्र होता है। बाकी ये सब तो इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। यह आपका सही उत्तर है, जो कि अंबर का क्या है, जो कि आपका अंबर का अनेकार्थी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, एक बार शेयर करना है, और 500 प्लस आज फिर आपको क्या करना है, 500 प्लस लाइव वॉचिंग को क्या करना है, 500 प्लस आपको पहुंचा देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 11 नंबर का प्रश्न है। बताइए 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, मुकुल, बताइए, प्रश्न संख्या 11 के लिए बताइएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे और बताएंगे कि मुकुल है ना, मुकुल किस शब्द का समानार्थी है। समानार्थी का मतलब यहां भी आप पर्यायवाची के तौर पे देख सकते हैं। तो कह रहा है कमल दिया गया है, तो कमल की पर्यायवाची तो हम लोगों ने अभी देख लिया है, दोबारा देखने की कोई जरूरत है नहीं। कनक का मतलब क्या होता है भाई, देखो आप जानते हैं कनक क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। कनक क्या है, कनक एक अनेकार्थी शब्द है। कनक कैसा शब्द है, तो हम सब जानते हैं कि सर कनक जो है अनेकार्थी शब्द है। कनक क्या है, अनेकार्थी शब्द है। कनक का मतलब होता है धतूरा, क्या होता है, धतूरा होता है। और कनक का मतलब क्या होता है, सोना। सोना क्या एक धातु होती है। तो कनक का अर्थ दो होता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पारे बौराय जग वा खाए बौराय। एक को पा करके व्यक्ति पागल हो जाता है, एक को खा करके व्यक्ति पागल हो जाता है। तो कनक तो भाई अनेकार्थी शब्द में है ना, कनक जो है वो अनेकार्थी शब्द में आ जाएगा। अब देखो कमल तो आप जानते हैं, मीन की बात करें तो मीन का मतलब मछली होता है। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब मछली होता है। लेकिन यहां पर मुकुल दिया गया है, तो मुकुल का होता है कली। क्या होता है, मुकुल का अर्थ होता है कली। क्या होता है, मुकुल समानार्थी किसका है, कली के, है ना। कली जो अर्ध पुष्प होता है, पुष्प के अपुष्प रूप में आने से पहले का जो समय होता है उसको कली कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कली कहते हैं। जब तक वो अपने पूर्ण पुष्प के रूप में नहीं आ जाता, तो उसके मध्य जब जिसको हम कहते हैं कि जब बेस बनता है उसका, या जिसको हम पुंकेश्वर के बाद की जो स्थिति होती है, तो पहला फेज जो सेकंड फेज में होता है, यानी कि पूरा ना पुष्प में होता है ना भी वो पुंकेश्वर वाली स्थिति में होता है, मध्य में होता है, तो वो कली होता है। अर्ध खिला हुआ फूल, ऐसे कर ले सामान्य शब्द में, आधा खिला हुआ जो फूल होता है ना, आधा खिला फूल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसी को कली कहा जाता है। क्या कहते हैं, कली कहते हैं। और उसी को मुकुल भी कहा जाता है। बहुत आसान सी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो क्या होता है, 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। आए आगे मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 to 5 है ना, लेवल 1 to 5 की अगर आप बात करेंगे, लेवल 1 to 5 पीआरटी की बात करेंगे, तो ऐसे में हमारे पास बैच उपलब्ध है आपके लिए केवल और केवल 999 रुपए में। कितने में, 999 में बैच उपलब्ध है। इसमें कोर्स के साथ 2 अतिरिक्त कोर्स भी आपको देखते, 2 अतिरिक्त कोर्स दिया जाएगा। एक आपको सब्जेक्टिव 5000 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला, और दूसरा आपका 6 to 12 की एनसीईआरटी का संपूर्ण निष्कर्ष आपको दिया जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करें, 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है,
आपसे पूछा है कपट और कपाट का क्या अर्थ है। क्या कह रहे हैं, कपट और कपाट का क्या अर्थ है। धोखा और दरवाजा, धोखा और दरवाजा, धोखा और दराज, धोखा और दराज। बताइए। हाँ, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि कपट और कपाट का अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 12 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपसे पूछ रहा है कि कपट और कपाट का अर्थ क्या होगा। बताइएगा, कपट और कपाट का अर्थ आपसे पूछा गया है। बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। तो सभी लोगों का उत्तर भी आने लग गया है और सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है उसमें देखेंगे, सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है उसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। कपट का मतलब वो धोखा होता है। क्या होता है, कपट का मतलब धोखा होता है। ध्यान रखिएगा, कपट का मतलब क्या होता है, तो कपट का मतलब होता है धोखा होता है। क्या होता है, धोखा होता है। और कपाट का मतलब क्या होता है, तो कपाट का मतलब होता है दरवाजा होता है। क्या होता है, दरवाजा होता है। कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो आन्हर या तो कोढ़ी। तो कपट नहीं करना मतलब धोखा नहीं करना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो आन्हर या तो कोढ़ी। अब देख लो क्या बनना है। इसलिए कपट का मतलब होता है धोखा और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाए। क्या हो जाएगा, 12वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 को लेंगे। 13 नंबर प्रश्न का अघ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, ये आपको बताना है। क्या आपको बताना है, आपको बताना है अघ शब्द का समभिन्नार्थक बताना है। बताइए, अघ शब्द का समभिन्नार्थक आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा। अघ शब्द का समभिन्नार्थक। बताइए, अघ शब्द का समभिन्नार्थक। ये बढ़िया है। सब लोगों के उत्तर किसी के आ रहे हैं, किसी का कैसा पाप होता है, किसी कहते हैं मूर्ख होता है, किसी कह रहे हैं समाप्त होता है, कोई कहता है सब व्याकुल होता है। अरे भैया आपको क्या बताना है, आपको अघ शब्द का समभिन्नार्थक बताना है। क्या करना है, आपको अघ का समभिन्नार्थक बताना है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको अघ का समभिन्नार्थक बताना है। कोशिश कर लो, देख लो, प्रयास कर लो। ए बी सी डी कोई बचा हुआ है क्या, है ना, कोई नहीं बचा हुआ है ना। आपको क्या होता है, आपको केवल और केवल अघ का समभिन्नार्थक बताना है और उसमें भी पूरी जोर आजमाइश सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, तब तक थोड़ा जल ग्रहण कर लिया जाए। आप लोग एक और बार अटेम्प्ट कर लीजिए। बताइए आप लोग। देखो भाई, अघ शब्द जो है ना, अघ शब्द जो है उसके कई सारे विकल्प हैं, उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे अघ का मतलब पाप हो सकता है, अघ का मतलब पाप हो सकता है। अघ का मतलब व्यसन हो सकता है, व्यसन, है ना, जिसको आप कहते हैं दुर्गुण कहते हैं, व्यसन हो सकता है। अघ का मतलब अधर्म हो सकता है। लेकिन जो विकल्प दिया गया उन विकल्पों के आधार पर अघ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अघ का मतलब पाप हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। 13 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ए आंसर किया उनका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। इसके वैसे कई सारे अर्थ मैंने बताया कि अघ के कई सारे अर्थ है। जैसे हमने कहा एक होगा पाप होगा, एक आपका अधर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। हमने कहा इसका अर्थ दुख भी हो सकता है, इसका अर्थ जो दुख भी होता है, इसका अर्थ व्यसन भी होता है। क्या होता है, व्यसन भी होता है। तो ऐसे कई सारे अर्थ हैं, लेकिन विकल्प में क्या दिया गया, पाप दिया गया है। तो हम लोग 13 नंबर का सही उत्तर आप ए विकल्प कर लीजिए। 13 का सही उत्तर ए विकल्प। हाँ बेटा, लैंग्वेज की भी मेरिट बनती है। एक आरटीआई के तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि जब लिखा रहता भाग एक की मेरिट, तो भाग एक का मतलब होता है कि आपके लैंग्वेज पेपर की मेरिट, है ना। तो लैंग्वेज पेपर की मेरिट बनती है, जीएस पेपर की मेरिट बनती है, और आपका जो मेन पेपर होता है उसकी तो मेरिट बनती है। तीनों की मेरिट में आपको क्वालिफाई करना होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है गूलर का फूल होना। क्या होना,
गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। ध्यान रखिएगा जो मेरिट बनती है ना, वो मेरिट 3 चीजों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। किसी बच्चे ने पूछा तो मैं बता दूं, मेरिट जब भी आप देखेंगे तो मेरिट के अंतर्गत तीनों चीजें शामिल की जाती हैं। पहला आपका लैंग्वेज शामिल होता है, दूसरा आपका जीएस का पेपर शामिल होता है, और तीसरा आपका जो सब्जेक्ट होता है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके तब आपकी मेरिट बनती है। अब जैसे पीआरटी की बात कर ले, 1 to 5 की बात कर लें, तो 1 to 5 में आप जानते हैं या तो आपका लैंग्वेज होगा या फिर आपका मेन स्ट्रीम की बात कर लेंगे, लेकिन सबकी मेरिट बनती है और बाकायदा उसमें लिखा जाता है कट ऑफ किसकी कितनी जा रही है। ठीक है, आइए। तो क्या गूलर का फूल, गूलर के फूल होने का दुर्लभ वस्तु होता है। शायद कल भी यह प्रश्न हमारी प्रश्नों की श्रृंखला में था। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी विकल्प हो जाएगा। आइए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके मेरे मोल। आपने कई लोगों को सुना होगा, कई लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं। जो क्या करते हैं? जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर खुद को बताते हैं। अरे भैया एक बात बताओ, जब आप वो चीज हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत क्या है? और अगर आपके बारे में कोई नहीं जानता है, आप अपने बारे में खुद ही कहते हो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इसका मतलब आपको कोई नहीं जानता है। इसका मतलब आपको कोई नहीं जानता है। और अगर लोग आपको जानते हैं, आप वास्तव में वे हैं, अगर आपके अंदर वो विशेषता है, तो लोग आपको ऑब्वियसली जानते रहेंगे, तो खुद को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको कोई नहीं जानता है, तभी आपको खुद को बताने की जरूरत पड़ती है। और आपको इसलिए भी कोई नहीं जानता है क्योंकि हो सकता है आप में वो विशेषता ना हो, लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज को प्रस्तुत करने का काम करो, प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हो कि मैं स्वयं हूं इस विषय का, इस चीज का, इस विषय वस्तु का, कुछ भी आपका हो सकता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है, तो उसी के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। जो लोग बड़े होते हैं, जानकार होते, वास्तव में वो कभी बड़ी बड़ी बात नहीं कहते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। यानी कि रहीम दास जी कहते हैं कि हीरा कभी खुद से नहीं कहता है कि मेरी कीमत, मेरा मोल लाख टके का है ना। वो अपने विषय में खुद नहीं कहता है, लोग उसके विषय में बताते हैं। तो वही रहीम दास जी के दुआ कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल। अब इसमें कहा जा रहा है कि बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। बड़े शब्द का जो प्रयोग है ना, वो किस रूप में किया गया है? वह विशेषण के तौर पे है, संज्ञा के रूप में है, सर्वनाम के रूप में है, या क्रिया विशेषण के रूप में है। आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कि इस बड़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। आप क्या है, इसके विषय में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लोग जानते रहेंगे। और अगर आप अपने विषय में खुद चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब कोई जानता नहीं है, आप अपने आप को उस रूप में केवल प्रोजेक्ट करना चाहते, अपने मुंह से अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, जिसको कहते खुद की बड़ाई खुद करना। तो देखो यहाँ पे जो बड़े शब्द का प्रयोग किया गया, जो बड़े बड़ाई ना करेगा, वो संज्ञा के लिए किया गया। किसके लिए? संज्ञा के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? बड़ा जो है, ये बड़ा जो है ना, ये बड़ा जो है ये संज्ञा है, बड़ाई जो है ना ये आपका विशेषण है। ये क्या है? ये आपका विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बड़े शब्द आपका संज्ञा के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। और इधर उधर मत भटकिए, 15 का सही उत्तर आपका क्या होगा? 15 का सही उत्तर आपका बी विकल्प होगा। इधर उधर अटकिए भटकिए नहीं। ठीक, आइए 16 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। क्या चुनना है आपको? आपको पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। कह रहे आप अंदर आकर बैठिए। क्या कह रहा है? कह रहे आप अंदर आकर बैठिए। अब इसमें कह रहा है कि आप अंदर आकर बैठिए, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में बताना है। हाँ, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई खुद करना, वो कहलाता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना। चलिए क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें जो आप दिया गया है वो क्या है? वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या आप जो दिया गया वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखेंगे। ऐसे में 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 का सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। सर्वनाम क्या होता है? तो आप जानते हैं कि संज्ञा का प्रतिनिधि है। ये क्या है? ये संज्ञा का प्रतिनिधि है। प्रश्न पूछेगा आपसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सर्वनाम जो ये संज्ञा का प्रतिनिधि होता है। संज्ञा के प्रतिनिधि होने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है।
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जो विकल्प दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। आइए, कह रहे निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कह रहे शोभा है, शस्त्र है, पालन है और नृत्य है। याद होगा अगर आपको ऑफलाइन क्लास आपने की है हाल फिलहाल में, बीते 2 दिनों में अगर आपने ऑफलाइन क्लास की है किसी ने, तो मैंने ये सारे शब्द मैंने आपको एक एक करके उदाहरण में, अब देखिए इसी को कहते हैं कि प्रश्न मिलना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्न मिलना। शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य, ये एक एक उदाहरण मैंने लिखाया है और प्रश्न आपको यहीं से मिल जा रहा है। एक एक शब्द हमने उदाहरण करके लिखाया है कि शोभा का लिंग क्या होगा, शस्त्र का लिंग क्या होगा, पालन का लिंग क्या होगा और नृत्य का क्या होगा, लिखाया है ना। अगर कोई ऑफलाइन वाला विद्यार्थी हमारा देख रहा है तो बताएगा। वैसे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी 2 बजे क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेचारे 2 बजे वो ऑफलाइन क्लास में होते हैं, बाद में वो देखते हैं, कहते हैं सर आपने ये पढ़ा दिया और हम उस टाइम देख नहीं पाए। लेकिन फिर भी अगर कोई विद्यार्थी देख रहा है तो कमेंट करके बताएगा कि हमने एक एक शब्द, चाहे शोभा की बात कर ले, शस्त्र की बात कर ले, पालन की बात कर ले, नृत्य की बात कर ले, ये आपको उदाहरण के तौर पे हमने लिखाया है। अब ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कह रहा है शस्त्र, तो मैंने कल भी आपको जिनके अंत में त्रा आता है, जिनके अंत में क्या आता है, त्रा आता है, हमेशा वो क्या होते हैं, हमेशा आपके पुल्लिंग होते हैं। कल मैंने आपको जैसे कि नेत्र कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, नेत्र कह दिया जाए, नेत्र कह दिया जाए, अब त्रा आ रहा है इसके अंत में ना, तो हमेशा क्या होगा, नेत्र होता है, हमेशा क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगर कह दिया क्षेत्र कह दिया, क्या कह दिया जाए, क्षेत्र, तो त्रा आया है, पुल्लिंग होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही शस्त्र में क्या आया है, त्रा आया है, ये हमेशा क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। हमने कहा आपसे जो नकारांत वाली जो संज्ञाएं हमने आपको बताई थी, देखो पालन हो जाए, पालन हो जाए, पालन शब्द क्या हो जाएगा, ना अंत में आ रहा है तो याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, यह आपका पुल्लिंग होगा। हमने आपसे कहा था कि त्या वाले जो शब्द हैं, त्वा वाले शब्द जो हैं, वा वाले जो हैं, ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी आपके पुल्लिंग होते हैं, हमने आपको बताया था। अब बच गया इसमें शोभा, हमने कहा था आकारा, ईकारा सर्वथा स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा, बड़ा आ और बड़ी ई जो होता है, बड़ा और बड़ी ई सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ये आपका स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, सामान्यतः स्त्रीलिंग होता है। कुछ अपवाद वाले केसेस हैं वो मैंने आपको नोट करा दिया है। तो 17 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। फिलहाल शोभा यहां पर क्या है, शोभा यहां पर स्त्रीलिंग है, शोभा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आप बताइएगा कि 17 का सही उत्तर ए विकल्प है। 18 निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानना है। निर्विभक्तिक रूप में जिसकी विभक्ति नहीं होती है, बताइए, जिसकी विभक्ति नहीं होती है उसके आधार बहुवचन शब्द आपको पहचानना है। तो जो निर्विभक्तिक शब्द होता है, जिनमें विभक्ति नहीं होती है, उसके आधार पर लड़के जो है ना आपका बहुवचन दिया गया। क्या दिया गया है, बहुवचन आपका लड़के दिया गया। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। कोई कह रहा है कि नयन क्रिया है, बाबू नयन क्रिया कैसे, नयन का मतलब क्या होता है, आंख होता है, आंख होता है, दृग होता है, चक्षु होता है। अब बताओ नयन, अगर हम आंख वाले को नयन कहें तो क्रिया हो जाएगा आपके कहने से। गजब बात कर रहे हो भाई, नयन कैसे क्रिया हो जाएगा, नयन का मतलब आंख होता है, नेत्र होता है। तो नयन की बात कर ले, अगर आंख वाले नयन की बात कर ले तो ये क्रिया थोड़ी ना है। क्या बात करते हो भाई। खैर अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या कह रहे हैं, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको कारक बताना है। क्या बताना है, कारक बताना है। किसमें कारक बताना है कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो ध्यान रखना, हमने आपको बताया कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने होता है। क्या होता है, ने होता है। कर्ण कारक का से होता है। कर्ण कारक क्या होता है, कर्ण कारक का जो चिन्ह होता है वो आपका से होता है। और सेधन जो है, जब से जो है वो साधनभूत होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे सब साधनभूत क्या होता है, तो हमने कहा जब से का प्रयोग किसी साधन के तौर पे किया जाए, जैसे कहा जाए कि वह कुल्हाड़ी से वो क्या कर रहा है, वह
कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है। तो ध्यान रखिए इसमें जो से प्रयोग किया गया है, यह से जो है ये साधन यानी कि कुल्हाड़ी के लिए प्रयोग किया गया है, तो यह आपका करण कारक का चिन्ह हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं कि से का प्रयोग अपादान में भी किया जाता है, से का प्रयोग अपादान में भी होता है, लेकिन जब से का प्रयोग अपादान में होता है तो वहां पर अलगाव के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में? अलगाव के अर्थ में किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। फिर देखो कर्म कारक हमने आपको बताया है कि कर्म कारक क्या होता है? को होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। हमने कहा जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वह आपका कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब इसमें पहली चीज तो रेखांकित दिया नहीं, भाई दिक्कत वाली बात यह है यार, दिक्कत वाली बात यह कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब इसमें रेखांकित ना ने को किया गया ना से को किया गया, तो क्या किया जाए, इसका उत्तर कैसे बताया जाए? रेखांकित तो इसमें कुछ है ही नहीं है। अधिकरण कारक जो होता है, अधिकरण कारक का आपका में या पर होता है। क्या होता है? में या पर होता है। तो हमने आपको बताया कि आधारो अधिकरणम होता है। क्या होता है? आधारो अधिकरणम होता है। आधारो अधिकरणम होने का मतलब जो क्रिया को आधार प्रदान करे, क्या करे? जो क्रिया को आधार प्रदान करे वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका कहलाता है अधिकरण कारक कहलाता है। भैया इसका उत्तर तो हम नहीं करेंगे, नहीं बाद में आप लोग कहेंगे सर गलत बता दिए हैं, क्योंकि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, उसमें रेखांकित तो कुछ है नहीं, तो मैं इसका उत्तर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसका उत्तर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसका उत्तर नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं इसको छोड़ दूंगा, इसलिए छोड़ दूंगा मैं इसको क्योंकि भाई इसमें स्पष्ट नहीं है कि किसको रेखांकित किया गया, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना, छोड़ देंगे। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या कह रहे हैं? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो हम सब जानते हैं विशेषण किसको कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विशेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब कह रहा है उपार्जन कह रहा है, उपनिवेश कह रहा है, चक्षु कह रहा है, घरेलू कह रहा है। तो देखो उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु और घरेलू की बात करेंगे तो इसमें विशेषण कहते हैं कि भाई घरेलू काम है, घरेलू काम है यानी कि घर का काम है। क्या है? घरेलू काम है यानी कि घर का काम है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? घरेलू शब्द जो है ना, घरेलू शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प होगा। घरेलू ही विशेषण क्यों होगा? क्योंकि भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो कोई चीज अगर आपके घर की है, कोई चीज जब आपके घर की होती तो आप ही कहते हैं ना भाई ये तो घरेलू है, उसकी विशेषता में आप कहते हैं ना ये तो घरेलू आदमी है। भाई जैसे कोई आपका मित्र है और किसी ने कहा कि यार इनको चाय पानी पिलाओ, तो कहते अरे उनको चाय क्या, ये तो अपने घरेलू आदमी है, मतलब घर के आदमी है, तो वो क्या हो जाएगा? घरेलू शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। आइए 21 नंबर कह रहा प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? क्या कह रहा है? कह रहा प्रेरणार्थक क्रिया है। अब हम सभी जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखिए प्रेरणार्थक क्रिया वे होती है जिसमें कर्ता जो है ना, कर्ता कार्य को स्वयं ना करके, कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी और से कराता है, स्वयं ना करके किसी अन्य से कराता है, किसी अन्य से कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कहना गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। बताइए प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। कह रहे गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। तो ध्यान रखिएगा जब आप इन चारों क्रियाओं की बात करेंगे तो भैया आपका सुनाना जो है ना क्या हो जाएगा? यह आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। और 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। 21 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सब लोग क्या कर लीजिए? वीडियो को लाइक कर लीजिए और रोज दोपहर के 2 बजे आप सभी हमारे साथ जुड़ जाया कीजिए। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी ये क्लास होती है और आज हम 18वां वीडियो कर रहे हैं, 18 नंबर का वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले 17 एपिसोड हो चुके हैं। ठीक है, 17 एपिसोड हो चुके हैं। आइए आपको बता दें बिहार शिक्षा भर्ती 4.0 के लिए क्लास 6 to 8 की अगर बात की जाएगी तो हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें कॉमन पेपर जीएस, बाकी सब्जेक्टिव में एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सारे विषय उपलब्ध हैं। 999 रुपए का हमारा पाठ्यक्रम है और आप इसके साथ
जुड़ सकते हैं। आपको दो अतिरिक्त बैचेस यहां पे मिलेंगे, एक आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज 5000 से अधिक प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस और दूसरा आपको मिलेगा एनसीईआरटी का बेहतरीन नोट्स आपको दिया जाएगा। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की 22 नंबर, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है। अब हमने आपको बताया कि जब बात करेंगे व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण में काल का मतलब क्या होता है, व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है, व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। तो लोग अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आ रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आ रहे थे। अगर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आ रहे थे तो यह आपका किस काल के अंतर्गत आएगा। देखिए एक आपसे कह रहा है कि अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा, अपूर्ण भूतकाल में आएगा, सामान्य भविष्यत काल में आएगा, सामान्य भूतकाल में। तो पहली बात तो यह है कि सबसे आसान तरीका यह है, ध्यान दीजिए, सबसे आसान यह है कि थे लिखा गया और थे कभी वर्तमान और भविष्य में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। वर्तमान काल की बात कर ले या भविष्य काल की बात कर ले, इन दोनों काल में से किसी में कभी थे का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन दोनों में से कभी थे का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी माफ कीजिए, ये नहीं एलिमिनेट होगा, ये दो आपका जो है, ये दो ऑप्शन आपके ए और आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आप कह रहे हैं अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल, तो हम जानते हैं कि सामान्य भूतकाल में भी थे का प्रयोग नहीं होता है, सामान्य भूत में भी थे का प्रयोग नहीं होता है। थे का प्रयोग होने का मतलब है कि बहुत पहले ही, अभी तुरंत में नहीं, बहुत पहले ही वो क्रिया क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। अब कह रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसका मतलब यह है कि आए नहीं थे, क्रिया पूरी नहीं हुई थी, लेकिन बीते समय की बात कर रहा है। तो हम बता देंगे यहां क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। उसने मुझसे खाया नहीं जाता है। मैंने आपको कितनी बार बताया, कम से कम 50 बार तो मैंने बोला ही होगा कि मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। जहां भी आपकी क्या दिखाई पड़े, जहां भी आपकी व्यवस्था दिखाई पड़े, नहीं का बोध हो, या जिसको हम कहते हैं कि नकारात्मकता का बोध हो, यानी कि निगेटिविटी पाई जाए, या हम कहें कि कहीं ना कहीं शब्दों को पढ़ने के बाद आपकी लाचारी दिखे, और ये सब कुछ किस संदर्भ में होता है, तो ये सब कुछ आपका जो है भाव के संदर्भ में होता है। तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। अब वो कह रहा है मुझसे खाया नहीं जाता, मतलब वो खाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उससे खाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की 24 नंबर की, निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक क्या है, कह रहे ध्यान पूर्वक। तो जैसे जब भी आपसे वाक्य प्रयोग किया जाता है तो कहा जाता है कि कृपया प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़े। इसका मतलब कि जब कोई आप क्रिया करते हैं तो उसी क्रिया के संदर्भ में कहा जाता है कि उस क्रिया को आपको ध्यान पूर्वक बहुत केयरफुली उसे कंप्लीट करना होता है। कहते हैं कि कृपया प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़े। तो ध्यान पूर्वक शब्द जो है यह आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। और 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 24 का सही उत्तर डी विकल्प, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना, क्रिया विशेषण अव्यय। बात करते हैं 25 नंबर, क्या निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। तो आप जानते हैं उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगते हैं, जो कहां लगते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो जरा, कह रहे हैं अकथ, कथ का मतलब होता है कहा हुआ। कथ का मतलब क्या होता है, कथ का मतलब होता है कहा हुआ, यानी कि इसमें से आप आ को अलग कर दीजिए तो आ उपसर्ग है और कथ अलग हो जाएगा। भेद का मतलब होता है अलग, एक भेद का मतलब अलग होता है, एक भेद का मतलब रहस्य होता है। क्या होता है, रहस्य होता है, लेकिन इसमें भी आपको आ उपसर्ग मिल जाएगा। कहते हैं चूक, चूक का मतलब मिस आउट हो जाना है ना, छूट जाना। कहते हैं अरे यार चूक हो गई, तो इसका मतलब कि छूट गया। ठीक, चूक का मतलब क्या है, छूट गया। लेकिन आ इसमें भी है, आ इसमें भी है उपसर्ग। अब बचा आपका क्या, अनुज। अनुज में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुज का मतलब क्या होता है, अनुज का मतलब होता है बाद में जन्म लेने वाला। ध्यान रखिएगा, बाद में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, बाद में जन्म लेने वाला जो होता है वह आपका अनुज कहलाता है। अच्छा बताओ, पहले जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा। अगर हम छोटे भाई को अनुज कहते हैं तो बड़े भाई को क्या कहेंगे, जो पहले जन्म लेता है। तो जो पहले जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं। पहले जन्म लेना और बाद में जन्म लेना अनुज कहलाता है। बहरहाल अनुज में कोई उपसर्ग नहीं है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर
डी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 26 नंबर, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है, यह आपको बताना है। तो हम सब जानते हैं कि भैया ऐसा है कि प्रत्यय का मतलब होता है, प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्द के पीछे जुड़ता है, क्या होता है, जो शब्द के पीछे जुड़ता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कृत प्रत्यय होता है, एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है। कैसा प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। अब ध्यान रखिएगा, लिखावट को आप अलग करेंगे तो इसमें मूल धातु क्या आपके लिख है, लिख धातु में क्या जुड़ा, आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा है, आवट प्रत्यय जुड़ा है। इसलिए सही उत्तर आपका 26 नंबर प्रश्न का डी विकल्प हो जाएगा, लिखावट में आपका आवट प्रत्यय है। बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 27 कह रहे शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है, कह रहे हैं कि शायद पिताजी आ जाए। अब शायद पिताजी आज्ञार्थक है, तो भैया आज्ञार्थक कब होगा, जब आज्ञा दिया जाएगा। तो आज्ञा तो दिया नहीं गया, संदेह होगा, इच्छा जताई जाए कि मेरी चाय पीने की इच्छा है, मेरी चाय पीने की इच्छा है, मेरी इच्छा है कि ये काम हो जाए, है ना, या मैं चाहता हूं कि ये काम हो जाए, तब आपका इच्छा बोधक हो जाएगा, संकेत किया जाएगा तो संकेतवाचक हो जाएगा। अब शायद की बात कर रहा है तो डाउट है ना, इसीलिए संदेहार्थक हो जाए, कैसा हो जाएगा, संदेह के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार सब लोग क्या करेंगे, आप सब लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन दोपहर के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास होती है। हम लोग 30 से 35 प्रश्नों की बात करते हैं हिंदी की। आज ये 18वीं वीडियो है सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत। इससे पहले 17 वीडियो हो चुका है। अब कह रहे दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित है, मतलब 4 विकल्प दिए गए, 4 में से 3 में क्या है, गलतियां हैं, एक कोई सही है, सही वाले को पकड़ लेना है, गलत वालों को छोड़ दीजिए और सही वालों को क्या कर लीजिए, सही वाले को पकड़ लीजिए। प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न है, गलत वाले को पकड़ना है, गलत वाले को छोड़ना है, सही वाले को पकड़ लेना है। कह रहे यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। जब आसानी कर ही सकते हैं तो साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। जब आप उस काम को आसानी से कर ही सकते तो साथ को लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मैं यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, ऐसा ये वाक्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लिखा नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, हम तो कहेंगे भैया ये है गलत। खैर, दूसरा का यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं, तो जो साथ है वही क्या है, सहित भी है। ये जो सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को, यह बन्नी सर की आवाज है, जिनकी क्लास होनी है रीजनिंग की। तो अभी फिलहाल क्लास हुई तो गाना सुना रहे हैं। अगर गाना सुनाई पड़ा होगा आप लोगों को तो यह बन्नी सर की आवाज है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा सी विकल्प, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, तो कर दिया हमने। 28 नंबर का सही उत्तर सी विकल्प हो गया है। 29 नंबर, ये भी तरीका है सर के बताने का, सर आपकी क्लास का टाइम हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश कौन सी बोली नहीं है, तो देखो कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, जयपुरी है। तो कितनों बार बताया कि जयपुरी जो है ये राजस्थान में बोली जाती है। कहां बोली जाती है, ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है, यूपी के अंदर आपकी नहीं बोली जाती है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। उससे पहले बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की अगर हम बात कर लें तो यहां आप ध्यान दें, क्लास 9 और 10 यानी कि टीजीटी लेवल के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देना पड़ता है, दोनों एक साथ होता है। एक आपका जीएस का होता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है। तो जीएस की क्लासेस भी हमारे पास उपलब्ध हैं और सब्जेक्ट में एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश की कक्षाएं उपलब्ध हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल 999 में। 900 रुपए दीजिए, उसके साथ साथ 99 और दीजिए और आपको बैच मिल जाएगा। उसमें 5000 से अधिक प्रश्न आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का नोट भी मिल जाएगा। कह रहे हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो हम सब जानते हैं कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। कहां से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि क्लास का समय हो गया पूरा, तो जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम पूरा कर लेंगे। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी भरेउ कर घोरा, अब जानी देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बज्जोगु। मतलब यह है कि इन पंक्तियों को अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी आप हिंदी के विषय में आप जानते हैं, तो सुनत लखन के वचन कठोरा, अगर कठोर वचन की बात की जा रही है, लखन यानी कि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके, परसु सुधारी धरेउ का घोघरा,
मतलब ये कि भगवान परशुराम की बात कर रहे हैं, भगवान परशुराम क्या हो जाते हैं क्रोधित। लक्ष्मण की बातों को सुनकर के भगवान परशुराम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो जब भगवान परशुराम क्रोधित हो जाते हैं तो ऐसे में आपका रस क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। और 31वें प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रौद्र रस के बाद अगले प्रश्न पर आएंगे। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ये पंक्ति दिया गया कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। आपसे पूछा गया इसमें कौन सा अलंकार है, तो कह रहे यथासंख्य है, उल्लेख है, विभावना है, रूपक है। तो रूपक आप जानते हैं कि उपमेय उपमान, जब उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है या उपमेय को उपमान के रूप में स्वीकार करके अभेद आरोप हो जाता है तो रूपक हो जाता है। विभावना में आप जानते हैं कि कारण के बिना कार्य हो जाता है, बिन पग चले सुने बिन काना, तो वहां पे विभावना होता है। उल्लेख अलंकार क्या होता है कि एक ही वस्तु की व्याख्या अलग अलग रूपों में की जाती है। ध्यान रखिएगा, एक ही वस्तु की व्याख्या, एक ही वस्तु का उदाहरण अलग अलग रूपों में किया जाए तो वहां पे आपका जो अलंकार हो जाता है वह आपका क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। अब कह रहे तू रूप है किरण में, अगर आपके रूप की बात करें तो आप क्या है, किरण है, किरण चमकती है ना, तो कहते हैं आपका रूप क्या कर रहा है, आपका रूप चमक रहा है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। अगर हम आपके सुंदरता की बात करें, अगर हम आपके सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य कैसा है, पुष्प जैसा आपका है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इसका मतलब एक ही की अलग अलग विशेषता के आधार पर व्याख्या की जा रही तो उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ऐसे में 32वें प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रमुख पुस्तक है। तो भैया छंद शास्त्र की जो प्रमुख पुस्तक है ना, छंद शास्त्र की जो प्रमुख पुस्तक होती है उसको छंद सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद सूत्र कहते हैं। ऐसे में 33वां प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। अब प्रश्न आएगा 34 आएगा कि आज आकाश में छाए हैं, आकाश में क्या छाए हैं, जलज छाए हैं, जलद छाए हैं, जलद छाए हैं, नीरज छाए हैं। तो आप सब जानते हैं 34वें प्रश्न का जब हमसे उत्तर पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से कह देंगे सर जलद जो होता है ना, जलद का मतलब होता है बादल होता है। जलद का मतलब क्या होता है, बादल होता है। ऐसे में 34वें प्रश्न का सही उत्तर आपका 34 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जलज का मतलब होता है आपका कमल होता है जो जल में जन्म लेता है। जलधि का मतलब आपका समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र होता है। नीरज का मतलब भी आपका कमल होता है, तो जलद का मतलब बादल होता है। और 34 का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। बात करें 35 नंबर की तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपके होमवर्क में है। वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। और 36 नंबर, ये 35 और 36 नंबर के जो प्रश्न है ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बार याद दिला दें कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का द ऑफिसर्स एकेडमी अंतिम बैच चला रहा है ऑफलाइन के तौर पर, और ये 20 तारीख से कक्षाएं आरंभ हो गई। सुबह 7 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कक्षाएं चल रही हैं। 20/1/2025 से स्टार्ट हुआ है। अधिक जानकारी के 9341644295 पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप पटना में रहते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आज के सेशन को हम क्या करेंगे, आज के सेशन को हम यहां करेंगे समाप्त। हमारे साथ जुड़ने के लिए, द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।